आज हम आपको एक ऐसे अनूठे पुस्तकालय में ले चलेंगे जो स्थापित तो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक गांव में, लेकिन वह बड़े बड़े शहर के पुस्तकालयों को मात दे रहा है। यह पुस्तकालय मात्र पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि कई ऐसी गतिविधियां संचालित करता है जिसे लोगों का जीवन समग्रता में प्रभावित हो रहा है। इस पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1993 में पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं मशहूर साहित्यकार विभूति नारायण राय ने की थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस पुस्तकालय को चला रहे हैं ऐसे दो व्यक्ति जिनकी पृष्ठभूमि अनूठी है। एक हैं गुजरात की हीना देसाई और दूसरे हैं सुधीर शर्मा, जिसने अपने जीवन के 10 वर्ष गोवा जेल में बिताए हैं। यहाँ आने के बाद उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। अब वो बहुत से परिवारों के चहेते बन गए हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं सुधीर शर्मा जी से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में करमपुरा एक जगह है, वहाँ पर मेरा बचपन बहुत ही उबड़ खाबड़ तरीके से बीता। मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान तो हैं, लेकिन एक अच्छे पिता साबित नहीं हुए। वो मुझे खेलने के लिए मतलब बहुत पिटाई करते थे। उसमें मेरी माताजी बचाने के लिए आती थी तो उसको भी 5-6 झापड़ पड़ते थे। तो बचपन से कुंठाग्रस्त हो गया मैं माँ का मार देखते देखते। तो 17.5 साल की उम्र में मैं घर से भाग गया बिना कुछ सोचे समझे। बम्बई पहुंचा तो फुटपाथ मेरा आशियाना था और फुटपाथ पे मैं मतलब अपना रहा, जीवन देखा वहाँ कैसा संघर्ष रहता है पहली बार। तो वहाँ फुटपाथ पे रहते रहते एक लड़का कोई चेन खींच के आया, उस मेरे पास में लेट गया। पुलिस आई, उसको उठाई तो मैं सवाल किया तो मुझे वो बोले कि नहीं तो प्लानिंग में होगा, और मुझे भी बंद कर दिया। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पे मुझे अंडरवर्ल्ड एक उस टाइम का बहुत बड़ा नाम था, उसका भतीजा आया हुआ था अंदर। तो मैं वहाँ पे भी सर एक्सरसाइज करता था। तो वो देखा तो पूछा मेरे को, मैं बोला ऐसा ऐसा बात है। वो बोला ठीक है मैं जमानत करा दूंगा। तो वहाँ पे मुझे पहला सबक मिला कि इंसानियत अपराधियों के पास भी होती है। उसके बाद मैं डोंगरी आ गया, जहाँ पे पूरी बम्बई के जो क्या बोलते हैं आचार संहिता अपराधों की बनती है। तो वहाँ से फिर 3 साल में वहाँ रहा। वहाँ पे मैं देखा कि समाज के जो उच्च वर्ग उजले लोग हैं उनका मामला कोर्ट में नहीं निबड़ता, तो उस आदमी के पास आते हैं और उसका एक फ़ोन खाली काम करवा देता है। लेकिन वो उदार था वहाँ पे, क्योंकि मैं देखा मैं सलीम दुर्रानी, दिलीप कुमार जो और ये फिरोज़ खान, ये लोग भी आते थे तो मैं चकराता था। चलो वहाँ से रहा। फिर उसके बेटे की हत्या हो गई। हत्या हुई तो मैं जज्बाती था, उम्र भी कम था, 18 साल का उम्र था। तो जज्बात में मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मैं फिल्मी स्टाइल में ना, उससे पहले मैं कोई नशा नहीं करता था। तो एक इंडोनेशिया का दोस्त था तो उसने बोला कि तो हेरोइन पी और गम भूल जाएगा। मैं हेरोइन का आदी बन गया। आदी बना तो उस अंधेरे ने जो मुझे दिखाया वो बहुत ही भयंकर और हाहाकारी था। 7.5 साल तक मैं उस नशे का आदी रहा। उस गहरी अंधेरे से मैं छुड़ाने के लिए मैं गोवा गया कि वहाँ पे शायद छूट जाए। तो वहाँ पे भी नहीं छूटा। वहाँ पे भी पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। 28 ग्राम के साथ मुझे गिरफ़्तार करा तो मैं गोवा जेल आ गया। और गोवा जेल में आया तो मैं देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर, क्योंकि मैं एक नहीं 6 राज्यों की जेल में देखा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मुझे पहली बार मिले कि जो माँ को मार के, भाई को, बेटी को, बहन को मार के बोलते हैं हमने कत्ल किया है। तो मुझे बहुत नफ़रत होती थी। अपनी अंतर्मुखी आदत से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता था उनसे। और फिर छिछोरापन मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। मैं अपराध में था तब भी नहीं, जब ठीक हुआ तब भी नहीं, जेल में भी नहीं। तो वहाँ मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं देखा कि यहाँ हिंदी का भी अखबार नहीं आता। जेलर साहब राउंड पे आए तो मैं उनको बोला कि भाई यहाँ हिंदी का नहीं आता सर अखबार। तो बोले कि यहाँ कोंकणी आता है एक पेपर और एक अंग्रेजी आता है। मैं बोला सर वो दोनों भाषा नहीं आती। तो बोला कि नहीं फिर नहीं आएगा। उसके बाद मैं बहुत ही परेशान रहा। तो सेशन कोर्ट के जज जो अध्यक्ष होते हैं तो वो आए तो मैं उनको बोला, तो उन्होंने भी लापरवाही जैसा कर दिया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अरे यहाँ हिंदी भाषी इतने अखबार नहीं। बाद में फिर मैं एक रिट मारा हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से ये हुआ और उसके बाद हिंदी अखबार चालू हुआ। हिंदी अखबार से इतना वक्त नहीं पास होता था कि मेरा दिन निकल जाए। काम के लिए मैं पूछा तो वहाँ गुटबाजी थी कि गोवा के आदमी को काम मिल रहा है, और मैं अपने सजा पढ़ते ही मैंने अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार या दोस्त को नहीं बताया। ये सारा अंधेरा मैं खुद ही झेलने के लिए तैयार था।
अब परेशानी में एक दिन मुझे एक लड़के को मैं बोला कि भाई इंडिया टुडे ऐसी मैगजीन आती है, अपने रिश्तेदार से मंगा। इंडिया टुडे आई तो उसमें मैं एक समीक्षा पढ़ा, पहल पत्रिका थी जिसके संपादक ज्ञान रंजन जी हैं। तो मैं उनको उसी लड़के पढ़ा में, तो उसी लड़के को, मैं हिमाचल का लड़का था, उसको मैं बोला यार 60 रुपये ये पते पे भेज। तो उस लड़के ने भेज दिया। ज्ञान रंजन जी ने मुझे 4 किताबें रजिस्टर्ड डाक से भेजी, जिसमें एक किताब श्री विभूति नारायण राय जो IPS अधिकारी हैं उनकी थी, किस्सा लोकतंत्र का। वो पढ़ के मैं चकराया कि मैं पुलिस का 6 राज्यों का पुलिस का मार खाया हूँ, तो ये इंसान कैसा है कि इतनी अच्छी किताब इतना कैदी को, अपराधी को इतना गहरे से जानता है। तो मैं राय साहब को पत्र लिखा और पहल द्वारा उन तक पहुँचाया। विभूति नारायण राय ने मुझे एक बंडल फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजा और पत्र भेजा कि तुम्हारी बहुत अच्छी पढ़ने की आदत है, पढ़ते रहना। ये सब सिलसिला चल रहा था। उसके बाद राजेंद्र यादव से मेरा संवाद बना और हंस मुझे नियमित मिलने लगी, पहल भी मुझे नियमित मिलने लगी। वो जो मेरी घुटन और जो उदासी थी, किताबों ने उसको पिघलाना चालू कर दिया। मैं किताबों के पात्रों से बात करता था और उसी में सोच विचार में रहता था। जब ये चलने लगा तो शायद जेल प्रशासन को पता नहीं क्यों मेरा साहित्य शौक रास नहीं आया, उन्होंने रजिस्टर्ड डाक के पार्सल वापस कराने चालू कर दिए। एक संतरी ने मुझे बताया कि शर्मा तेरी ऐसी डाक आती है और ये वापस हो जाती है रजिस्टर्ड डाक। तो मैं जेलर को पूछा तो जेलर बोला कि हाँ भाई रूल है ऐसा, वापस कर दिया है। बाद में मैं श्री विभूति नारायण राय जी को एक चोरी छुपे पत्र लिखा कि मैं ऐसा परेशान हूँ और यहाँ ऐसा है। तो विभूति जी ने जेल प्रशासन को पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मन गढ़ंत जवाब दे दिया। फिर राय साहब ने कानूनी मतलब उनको नोटिस भेजा, तो वहाँ खलबली मच गई और मानवाधिकार आयोग में भी राय साहब ने पिटीशन मेरी डाल दी। तो वहाँ भी उसका भी वहाँ पे प्रेशर आया, खलबली मची, तो मुझे किताबें मिलने लगी और किताबों ने मुझे वो ताकत दी कि जो अंधेरा, जो घुटन में परेशान रहता था, वो किताबों के पात्रों से मैं बातचीत करके अपना टाइम निकालने लगा। आप शायद यकीन नहीं करें कि भारत के 300 के करीब साहित्यकारों ने मुझे पत्र लिखे, जिसमें मेधा पाटकर, किरण बेदी, बड़े बड़े हाई कोर्ट के एक जज थे राजस्थान के, उनका। तो ये सब बातों से मुझे लगा कि अरे नहीं, आप में ईमानदारी और सच्चाई है तो फिर आप जी सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पे मुझे लगी कि जब मैं उस अपराध जगत में था जिसके पास मैं काम करता था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहादुरी और औरतों का इज्जत करना मैं वहीं सीखा, उस आदमी से सीखा। बाद में जब किताबें मुझे मिलने लगी, सभी होने लगा, तो जेल प्रशासन परेशान हो गया। उन्होंने मुझे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, सब जेल में। तो पहले आदमी कमलेश्वर जी थे जो जेल में मुझे मिलने आए थे, लेकिन चूंकि मुझे सब जेल में भेज दिया गया था, तो वो पूछे वहाँ पे गेट पे, तो बोले भी सुधीर शर्मा तो सब जेल में हो गया है, तो उनको फ़्लाइट पकड़नी थी। ये मुझे कमलेश्वर जी, जब मैं पुस्तकालय में आ गया, उन्होंने खुद बताया। तो कमलेश्वर जी वापस चले गए। उसके बाद सन 2000 में मतलब विभूति नारायण राय जी व्यक्तिगत रूप से मुझे जेल में मिलने आए। मुझे याद है संडे का दिन था और जेलर भागता भागता आया था और मुझे बोला, शर्मा चलो एक IPS ऑफिसर आए हैं आपको मिलने। तो मैं समझ गया कि विभूति नारायण राय के अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो बाद में मैं विभूति से मिला, 1 घंटे तक बातचीत किए हम लोग। तो विभूति जी ने बोला कि सुधीर शर्मा, तुम्हारी किताबों में रुचि है, तुम गांव में मेरे पुस्तकालय छोटा सा, अभी ये अपराध की ज़िंदगी को बाहर निकलने के बाद छोड़ो और इंसान भी थोड़ा बन के देखो कि कैसा रहता है। तो मेरे भी मन में आया कि मैं सब कुछ देखा। उससे पहले मुझे सबसे पहले ये था, एक अनजान आदमी जो एक IPS अधिकारी है, वो मुझ जैसे 2 कौड़ी के पाठक के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट मार दिया, मानवाधिकार में रिट मार दिया। वहाँ मुझे पहला सबक मिला कि इंसानियत आज भी जिंदा है, भले कम हो, है जिंदा। फिर 2000 में जब राय साहब मिलने आए तो बोले कि मेरी पुस्तकालय में आना, तो मैं उनको बोला भी सर वहाँ पे मतलब मैं काम करूँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये बात हकीकत है, आज के वक्त में पैसा ही भगवान है, नहीं तो आप तड़प तड़प के मर जाओगे, पैसा नहीं है तो बाद में मुझे इस इंसान की इंसानियत का थोड़ा सा उड़न होना था। इसके लिए मैं ये जोकारा पुस्तकालय पे आया, श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय, जो बहुत पिछड़े गांव में है और जोकारा गांव का नाम है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर जब मैं आके देखा तो मुझे हंसी आती है आज भी
राय साहब ने बोला यहाँ थोड़ा परेशानी होगा पहले पहले। तो सर मुझे परेशानी भी हुआ। मैं लैट्रिन के लिए पहले पहले 7 महीने बाहर गया, नहाया मैं। प्राइमरी स्कूल था पास में, वहाँ मैं बाल्टी लेके आता था, क्योंकि मुझे श्री विभूति नारायण राय की इंसानियत का जो था वो मेरे हृदय में इतनी गहरी बैठी कि नहीं, मुझे लगा सुधीर शर्मा एक इतना बड़ा अफसर मुझ 2 कौड़ी के आदमी के लिए जब इतना कर सकता है, तो यार किताबों ने तुझे रोशनी दी है, किताबों से तूने सीखा भी है, तो फिर यहाँ पे रह के थोड़े ये मतलब बच्चों को बड़े हैं जो जातिवाद, अंधविश्वास, धार्मिकता में जकड़े हुए, तो उनको दूर कर। और ये भी बहुत अच्छी बात हुई कि मैं मतलब मेरे को वो ढंग नहीं आता है कि आओ बेटे क्या नाम है तुम्हारा, इस ढंग से मैं नहीं करता हूँ। मैं प्यार से बोलता था कि अबे इधर आ, और बच्चे खिलखिलाते हुए आते थे। फिर मैंने सबसे पहले जातिवाद उनकी खोपड़ी में बिठाया कि इंसान एक ही है और जातिवादी कुछ नहीं है। अगर आप काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ होटल में आप नहीं पूछते कि ये किसी चमार के हाथ का है या हरिजन के हाथ का है या कुमार के हाथ का है। सिर्फ भूख सबसे बड़ी चीज़ है जो जाति धर्म को तोड़ देती है, और भूख ही ऐसी चीज़ है जो आपको नए सबक भी देती है जीवन के। पुस्तकालय में आने के बाद जब गांव के बच्चों को मैं देखा कि ये धागा बांध के अपनी बीमारी दूर करते थे, तो मैं पहले उनको समझाया यार धागा कैसे करेगा। तो उनकी खोपड़ी में मैं ये समझाया कि धागा दुकान से ख़रीदा हुआ है, वो पैर पे बांध के हाथ पे बांध के बीमारी दूर नहीं होगी, इसके लिए डॉक्टर है। अब मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे मेरी बात को समझने लगे। और फिर मैं मजाकिया टाइप पे उनका चुटके रखे होते थे तो उनको पूछता था कि अरे चुटिया क्यों रखा है, तो बोलते हम हिंदू हैं। अरे मैं बोला मैं टकला हो जाऊँ तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा, तो फिर वो हंसने लगे। लेकिन ये ठीक रहा कि उनकी चेतना में मैंने प्रहार किया, जो जड़ थी वो टूट गई और वो विचार करने लगे। मैं यही चाहता था, इसी ढंग से मैं राय साहब का ऋण हो सकता था और कोई दूसरा चारा नहीं था। आज मुझे बहुत खुशी है कि पुस्तकालय में यहाँ पे जो है नाटक की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, सिलाई कढ़ाई है, कंप्यूटर की क्लासें हैं। उससे बड़ी सबसे बड़ा एक हमारा है महिला हिंसा पे है, जिसकी हमारी जो निदेशक हैं सुश्री हिना देसाई, वो उसको देखती हैं। मैं चकराता हूँ कि पुलिस स्टेशन में लोग मारपीट का केस नहीं ले आते, अभी श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय में आते हैं। और यहाँ जो टीम है महिला हिंसा का जो मतलब उनको गाइड करती है, कानूनी राय बताती है, तो वो लोग खुश हैं। और क्योंकि विभूति नारायण राय साहब को आसपास के गाँव में भी सब लोग जानते हैं कि बड़ा पुलिस अफसर है, तो वो सोचते हैं, जो भी मतलब दबंग टाइप के भी लोग आते हैं तो वो जानते हैं कि एक IPS अधिकारी का ये है, अगर ज़्यादा वो करा तो फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो दबंग सीधे ज़मीन पे आते हैं और जो शोषित हैं उनको उनका शोषण करना बंद कर देते हैं। अभी मेरा भी उम्र 54 साल हो गया है, मैं ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतना मैं ज़रूर करूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं जो अपने माँ के गर्भ से जातिवाद और अंधविश्वास, अनधार्मिकता लेकर पैदा होते हैं, तो उनको उससे दूर करूं, वो एक नए उजाले की तरफ बढ़ें, तो मुझे लगेगा कि मेरा साया काटना सार्थक हुआ। और राय साहब ने जो मुझे यहाँ लाके करा, जीवन की एक नई दिशा दी, तो मुझे लगा कि अरे नहीं, उनकी प्रेरणा से मैं फिर यहाँ गांव में बच्चों को ये प्रेरणा देता हूँ कि इंसानियत और इंसान ही सबसे बड़ा है, धर्म बहुत बात की चीज़ है। आपको मैं एक बात बहुत अजब बताऊँ कि जब मैं अपराध जगत में था तो मैं एक वेश्यालय में गया था और वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, क्योंकि वेश्या का नंबर दूसरी जगह लगा हुआ था। तो वहाँ पे मुझे उर्दू की जब्दशुदा कहानियाँ पढ़ने को मिली। तो मैं उस लड़की को पूछा कितना रुपए, तो बोली 10 रुपये। वो किताब लेके मैं आया, उसी रात को मैं सरदार जी कहानी पढ़ा, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की कहानी थी वो। आप मेरे को आज भी यकीन नहीं होता कि वो कहानी पढ़ते हुए मैं रो पड़ा था। और अगली सुबह होराइजन होटल के सामने उनका फ्लैट है नीचे, फ्लैट है नीचे की तरफ, तो मैं गया, घर में गया, मैं दंग रह गया कि उनकी पत्नी चाय लेके आ रही है और वो मुझे कुर्सी पे बिठाए और मेरे को पूछे कि भाई आप काम क्या करते हो। तो मैं बोला करीम लाला, मैं क्यों, अकल थी नहीं, छाती चौड़ी करके मैं सोच रहा हूँ कि हाँ करीम लाला का नाम सुन के, लेकिन उस इंसान के चेहरे पे सिकन तक नहीं आई। और बड़े सरदार जी कहानी के ऊपर वो बहुत बात किए। सबसे बड़ा सबक मुझे तब मिला जब वो मुझे गेट तक खुद चल के छोड़ने के लिए आए, तब मैं समझा कि अरे नहीं, सुधीर शर्मा इतना बड़ा आदमी। मैं तो पहले सोचता था कि अमिताभ बच्चन को
फिल्म में काम किए, साथ हिंदुस्तानी में इतना है, लेकिन सरदार जी कहानी ने मुझे बताया कि नहीं, ये हमारी जो बुझी हुई चेतना है उसमें लाइट मारने वाले इंसान हैं। इसके बाद M.F. हुसैन साहब से पृथ्वी थिएटर में मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उनको नंगे पैर देखता था। तो नंगे पैर में 6 महीने एक सिक्योरिटी बिल्डिंग में काम किया, सिक्योरिटी ऑफिसर का। तो मैं चकराता था, इस आदमी के पास 2 गाड़ियाँ विदेशी है, नंगे पैर क्यों है? तो वहाँ मुझे मौका मिला और वहाँ मैं पूछा, सर आप नंगे पैर क्यों हैं? तो M.F. हुसैन साहब, ओ हो, इसी को बोलते हैं बड़प्पन और आदमियत जो आदमी दिखाता है, वो मुझे बोले कि भाई आप कहाँ तक पढ़े हो? तो मैं बोला, सर मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ। बोलते मुक्ति बोध का नाम सुना है? तो मैं बोला, हाँ सर सुना है। बोलते जब वो उनका इंतकाल हुआ था तो मैं सब यात्रा में कंधा दिया था उनको, और तभी मैं सोचा कि हमारे देश में जो रचनाकार हैं, रचनाधर्मी हैं, उनकी सरकार कोई परवाह नहीं करती है, वो ऐसे ही मर जाते हैं। और M.F. हुसैन साहब ने बोला कि वो जब उनका इंतकाल हुआ उसी दिन से मैं नंगे पैर में रहता हूँ। तो आज भी मैं चकराता हूँ ये बात को, ये 1983 की बात है और आज इतना बरस हो गया, लेकिन वो लाइट कहीं ना कहीं मेरे भीतर, मेरे दिमाग में चलती रहती है, जो मुझे इंसान और इंसानियत पे विश्वास करना सिखाती है। मेरा जीवन इतना उबड़ खाबड़ रहा, लेकिन मुझे ये लगा कि आदमी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी मतलब अंधेरी दुनिया अपराध की ओर मुड़ जाता है, लेकिन उसके बाद आत्ममंथन करे और दिमाग से विचारे। वो विचार और आत्ममंथन आपको किताबों की रोशनी देती है, जो आपको ये बताती है कि नहीं, दुनिया अभी बड़ी है और उसमें अच्छे आदमी भी हैं, और तुम भी उनकी संगत पाके उनका उनसे संवाद बना के और आप भी उजाले की ओर बढ़ सकते हो। किताबें उजाले का सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा साधन है। अब हम उस अनूठे पुस्तकालय को जानने की कोशिश करेंगे। इस पुस्तकालय का जायजा लेने के लिए जब एक्टिव इंडिया की टीम जनपद आजमगढ़ के गांव जोगहरा पहुंची, तब सहयोग से पुस्तकालय के संस्थापक विभूति नारायण राय वहां मौजूद थे। उनके साथ वहां दिल्ली के भारत भारद्वाज एवं हरिमंदिर पांडे जी से भी मुलाकात हुई, जो इस पुस्तकालय से लंबे समय से और गहराई से जुड़े हुए हैं। इस पुस्तकालय के माध्यम से शोषित व पीड़ित महिलाओं के लिए जोरदार कार्य किया जा रहा है, जिसे संभाल रही हैं हीना देसाई। एक्टिव इंडिया टीम ने इन सभी के अलावा वहां उपस्थित कई कर्मचारियों से, पाठकों एवं लाभार्थियों से भी बात की और इस पुस्तकालय के बारे में जानने की कोशिश की। सभी ने खुले मन से बात की, जो बड़ी दिलचस्प रही। आइए सबसे पहले मिलते हैं श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय के संस्थापक विभूति नारायण राय से और जानते हैं कि इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था और वे उसमें कहां तक सफल रहे। देखिए, पुस्तकालय की स्थापना का विचार तो अचानक आया मन में। हुआ ये कि 1993 में मैं श्रीनगर में नौकरी कर रहा था और वहाँ से छुट्टी पर आया हुआ था इलाहाबाद, जहाँ मेरे माता पिता रहते थे, और इलाहाबाद से फिर मैं 1-2 रात बिताने के लिए गांव आया। बहुत दिनों बाद गांव आया था, और जैसा कि होता है कि हर मध्य वर्ग के व्यक्ति को एक सुबह अखबार की ज़रूरत होती है, तो सुबह उठते ही मैंने अखबार की मांग की। पता चला मेरे घर में कोई अखबार नहीं आता। मैंने सोचा गांव में किसी और के आता होगा, तो उसके बारे में दरियाफ्त किया। तो थोड़ी देर में ये समझ में आया कि इस गांव में कोई अखबार नहीं खरीदता, जबकि ये गांव अपेक्षाकृत ज़्यादा समृद्ध और शिक्षित साक्षर गांव था और मुख्य सड़क से भी बहुत दूर नहीं था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने फिर, चूँकि मैं सालों बाद आया था, तो कुछ बच्चों को इकट्ठा करके, कुछ लड़कों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करनी शुरू की, और तब मुझे एहसास हुआ कि जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस गांव के लिए या इस जैसे तमाम गांवों के लिए, वो है पुस्तक पढ़ने की संस्कृति विकसित करने की। और उसे दिमाग में रख करके फिर ये एक पुस्तकालय की योजना बनी। मैं यहाँ से इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से अपने कुछ लेखक और प्रकाशक मित्रों से मांग करके 250-300 किताबें मैंने इकट्ठी की, और उसी यात्रा में दोबारा यहाँ आया। रविंद्र कालिया को साथ लेके आया और रविंद्र कालिया के हाथों इस पुस्तकालय का मैंने एक तरह से उद्घाटन करा दिया। एक छोटे से कमरे में, जो एक स्कूल के हेडमास्टर का कमरा था, उसमें ये पुस्तकालय चलना शुरू हुआ।
धीरे धीरे इसकी यात्रा आगे बढ़ी। मैंने प्रकाशकों से और लेखकों से मांग मांग के पुस्तकें एकत्रित करनी शुरू की और इन पुस्तकों की संख्या कुछ हज़ार तक जल्दी ही पहुंच गई। फिर कई तरह के डेवलपमेंट हुए और ऐसा एहसास हुआ कि इसका अपना भवन होना चाहिए। और हम लोगों ने गांव के बाहर, अब तो ये इलाका जहाँ ये पुस्तकालय बना है यहाँ बहुत आबादी दिखाई देती है, उस ज़माने में ये उजाड़ था और वीरान था। यहाँ पर कुछ ज़मीन ली। ज़मीन भी गांव के एक सज्जन ने बहुत एक तरह से मुफ्त, जिसे आप कह सकते हैं, इस तरह से हमें दी। गांव के बहुत सारे लोगों ने अपना श्रम दिया, कुछ लोगों ने चंदा दिया, किसी ने सीमेंट दी, किसी ने बालू दिया, ईंटा दिया, और इस तरह से शुरुआती 2 कमरे बन गए। फिर पुस्तकों की संख्या बढ़ती रही और ये एहसास होता रहा कि उनको और जगह की ज़रूरत है। और यहाँ के स्थानीय विधायक ने हमें मदद की, उससे एक हाल बना। फिर और आगे बढ़े हम, तो कुछ वर्षों में शबाना आज़मी और कुलदीप नैयर जैसे सांसदों ने अपने निधि से पैसा दिया और एक भवन, ये जो आज आप देख रहे हैं, ये धीरे धीरे, ये लगभग 10 वर्षों की यात्रा के दौरान ये बना। इस भवन के साथ साथ पुस्तकों की संख्या भी बढ़ती रही। आज यहाँ पर 35-40 हज़ार किताबें हो गई हैं। लघु पत्रिकाओं का ये हिंदी समाज का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि तमाम पत्रिकाएं जो लेखकों के यहाँ या पाठकों के यहाँ पड़ी हुई थी, जिनको समझ में नहीं आ रहा था उनका क्या करें, वो सब उन्होंने हमें दी। और उन पत्रिकाओं को हमने क्रमवार उनकी बाइंडिंग कराई और सुरक्षित यहाँ रखना शुरू किया। तो आज स्थिति ये है कि 400-500 लघु पत्रिकाओं का संकलन यहाँ पे है। 400-500 पत्रिकाओं की कुछ की तो पूरी प्रतियाँ हैं, कुछ के कुछ अंक जरूर मिसिंग हैं, लेकिन ज़्यादातर अंक है, कुछ के कुछ अंक है। तो लिहाजा ये लघु पत्रिकाओं का एक बड़ा केंद्र बना। शुरू शुरू में पाठकों को आकर्षित करने के लिए अखबार और जो कंपटीशन से जुड़ी पत्रिकाएं थी वो सबसे ज़्यादा काम आती थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की पत्रिकाओं के चक्कर में छात्र आते थे। धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती गई और अब आज स्थिति ये है कि 50-60 पुस्तकें रोज़ यहाँ से इशू होती है और 50-60 पुस्तकें जमा होती हैं। ये जो 30-40 हज़ार किताबें हमने इकट्ठी की है, इसमें मुश्किल से कुछ 100 किताबें हमने ख़रीदी होंगी, बाकी सारी किताबें अपने लेखक मित्रों और प्रकाशक मित्रों से मांग जांच करके यहाँ पर आई हैं। और आप देखेंगे कि अधुनातन साहित्य की पुस्तकें यहाँ पर हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें जो दिल्ली में लोग तलाशते, वो यहाँ उपलब्ध है। पुरानी किताबों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के ये पुस्तकालय का एक आप पिछले 24-25 वर्षों में एक संतोष देने वाली यात्रा ये रही है। ये हुआ, फिर पुस्तकालय से दूसरे जैसे जैसे बढ़ता गया, इससे तमाम लोग जुड़ते गए। सुधीर शर्मा जो हमारे लाइब्रेरियन हैं, ये इससे जुड़े, ये गोवा जेल में थे, वहाँ से ये लेखकों से पत्र व्यवहार किया करते थे, इनके संबंध थे, मुझसे भी पत्र व्यवहार करते थे। हम सब लोग इनको किताबें वहाँ भेजते थे। वो एक लंबी कहानी है। इनकी लड़ाई NHRC में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह लड़ी गई और इन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया गया। फिर ये जब वहाँ से छूटे तो यहाँ आ गए और यहाँ आकर के ये हमारा पुस्तकालय संभालते हैं। इस पुस्तकालय की विकास यात्रा में जो मील का पत्थर साबित हुआ वो श्रीमती हिना देसाई का इससे जुड़ना रहा, जो ना तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी, ना हिंदी अच्छी तरह जानती थी, अंग्रेज़ी और कारपोरेट माहौल की महिला थी, लेकिन सेवा की भावना उनको लाई और वो इस पुस्तकालय से जुड़ करके रह गई। उनके आने के बाद फिर डाइवर्सिफिकेशन बहुत हुआ। हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया। मसलन हिना के आने के बाद से जो महिला हिंसा है वो हमारा केंद्रीय मुद्दा बन गया और आज इस पूरे क्षेत्र में घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। रोज़ आप पाएंगे कि महिलाएं जो हिंसा की शिकार हैं वो पुस्तकालय में आती हैं और यहाँ उनको कानूनी सलाह दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको पुलिस और अदालत के पचड़ों के बारे में बताया जाता है और हमारे लोग जा कर के वहाँ उनकी मदद करते हैं। वो यहाँ पर एक हिना शॉर्ट स्टे होम भी चलाती है, अल्पावास गृह भी चलाती है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलाती हैं और इन सारे सबके माध्यम से महिला हिंसा के खिलाफ एक बुलंद आवाज़
ये पुस्तकालय बन गया। तो ये आप इस बीच में थिएटर से हमारा जुड़ा हुआ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पहली वर्कशॉप यहाँ लगी 2003 में, और उसके बाद से फिर लगातार NSD, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, NCZCC इलाहाबाद, इन सारी संस्थाओं की मदद से यहाँ पर थिएटर के वर्कशॉप लगते रहे और एक अच्छा टैलेंट ग्रुप तैयार हो गया थिएटर का। और आप उनमें से, आप हमारे बच्चों में तो बहुत सारों को पाएंगे, वो बम्बई में फिल्म उद्योग में हैं, कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में, हिंदी विश्वविद्यालय, वहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी में भी हमारे बच्चे गए। तो ये एक तरह से उनको एक नया क्षितिज मिला, एक पिछड़े इलाके का, और ख़ास तौर से ये दलित और पिछड़े समाज के बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इस पुस्तकालय का लाभ उठा रहे हैं। इस पुस्तकालय की शुरुआत से ही मेरा मन जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के जो दो बड़े बुनियादी कारण हैं उनसे टकराने का रहा है। एक तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जेंडर को लेके थी, और दूसरा ये दलित मुद्दा था। इस पुस्तकालय में जब पहला वर्कशॉप लगा तब हमने अनुभव किया कि कितना मुश्किल है दलित और पिछड़ी महिलाओं और जो तथाकथित अगड़ी जातियाँ उनकी महिलाओं को एक साथ काम करना, और कितना मुश्किल है ये जो जेंडर के बैरियर्स हैं, जेंडर की बाधाएं, उनको तोड़ना, लड़के लड़कियों का साथ साथ काम करना। ये मतलब इसमें कुछ चीज़ें तो अकल्पनीय थी। अगर ये पुस्तकालय नहीं होती तो शायद इन सारी चीज़ों से इस इलाके का वास्ता ही नहीं पड़ता। तो हमने इन दोनों मुद्दों पर पुस्तकालय ने लगातार लड़ाई लड़ी। हमने पहला लाइब्रेरियन जो बनाया वो दलित जाति का बनाया, चमार जाति का बनाया। जो खाना पकाने के लिए जिन महिलाओं को रखा उन्हें जानबूझ करके हमने दलित जातियों में से चमार और धोबी जातियों से रखा, ताकि ये जो एक जकड़न है, जो एक घृणित किस्म की हमारी सोच है जो ये छुआछूत और इन सब में विश्वास करती है, उसको धक्का लगे। और हमने उसमें धक्का मारने में हम सफल हुए। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप आज से 20-25 साल पहले जो स्थितियाँ थी उनसे आज की तुलना करें तो बहुत सारी चीज़ें अकल्पनीय लगती। उसी तरह जेंडर को लेकर के जिस तरह अब महिलाएं बड़ी संख्या में, लड़कियां ख़ास तौर से बड़ी संख्या में पुस्तकालय में भी आने लगी, यहाँ के नाट्य की गतिविधियों में, जो थिएटर से जुड़ी गतिविधियाँ थी उनमें भाग लेने लगी। महिला हिंसा के खिलाफ जो हिना पूरे कार्यक्रम चलाती है उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़ करके वो भाग लेती हैं, ये सब देखना अपने आप में कई बार आश्चर्यचकित कर देता है कि क्या ये वही बच्चे हैं, क्या ये वही दलित और कमज़ोर जो हाशिए पे पहुँचे हुए समाज के लोग हैं जो आज से 23 साल पहले थे। तो पुस्तकालय ने इनके जीवन में एक बहुत सकारात्मक दखलंदाजी की है। साहित्य से भी ये पुस्तकालय बहुत गहरे से जुड़ा रहा। हिंदी के, अगर आप हमारा जो विजिटर रजिस्टर है उसको उठा के देखें तो हिंदी के कम से कम 100 बड़े लेखक जो अपने समय के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं वो यहाँ पर किसी न किसी कार्यक्रम में शिरकत करने आए। उनके आने से होता था कि आसपास के 4-6 जिलों के जो हिंदी प्रेमी थे, हिंदी के साहित्यकार थे, हिंदी के पाठक थे, लेखक थे, वो उन कार्यक्रमों में बहुत सारे तो बिना निमंत्रण के भी सिर्फ अखबारों में सूचना पढ़ के आ जाते थे और आ जाते हैं। इस तरह से एक जुड़ाव साहित्य से भी इस पुस्तकालय का लगातार बना रहा। और जो शुरू का हमारा उद्देश्य था कि यहाँ पुस्तक पढ़ने की संस्कृति विकसित की जाए इस पूरे इलाके में, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए। मैं हिना हूँ और इससे पहले मतलब मुझे यहाँ आए हुए 8 साल हो रहे हैं। इसके पहले मैं गुजरात में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सेक्रेटरी रही हूँ और अब नौकरी छोड़ के गाँव में रह रही हूँ। मैं 2008 से इस संस्था से जुड़ी हूँ और वैसे तो हमारा जो मोटो है वो है कि जीवन को समग्रता में बदलने का अभियान। सारे लोगों को बेसिक सुविधाएं मिले, उनका जीवन संपूर्ण हो, उतने भर का उनको संसाधन मिले, और वो देखने की एक पहल करने के तौर पे हमने ये काम यहाँ पे चलाया है। उसमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे, किसान और समाज का वो वर्ग शामिल है जिनको कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है।
उनको अपने अधिकारों के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है। आज हमारा संविधान जो अधिकार हमको दे रहा है, उस अधिकार को जब वो मुहैया करवाने बाहर निकलते हैं, तब उनके सामने कई परिस्थितियां ऐसी आती है जहां पे उनको लगता है कि नहीं, हमारे साथ ये न्याय नहीं हो रहा है। संस्था उसमें अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए हमने एक सपोर्ट सेंटर हम चला रहे हैं, जिसमें हम सारे नागरिकों को अपना अधिकार मुहैया हो उसके लिए काम करते हैं। महिलाओं के लिए हमारे सेंटर में रहने की सुविधा है, उसके अलावा उनके बच्चों के लिए पढ़ाई का अगर ज़रूरत होती है तो वो भी हम देखते हैं। और सबसे बड़ी जो हम मानते हैं कि ताकत है, वो इंसान अगर अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो ताकत होती है। तो एक मुहिम के तौर पे हम महिलाओं को रोज़गारी से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आजकल किसानों के साथ हम तकनीकी पे काम करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल के जिस एरिया में हम रह रहे हैं, अभी यहाँ पे वही पुराने ढर्रे पे खेती हो रही है। यहाँ तक कि धान और गेहूँ तो छिड़काव के द्वारा ही अभी तक बोया जा रहा है। तो किसानों को हम तकनीकी जानकारी देने के लिए गांव में काम कर रहे हैं, और बच्चों को बेसिक जो शिक्षा है उसका स्तर सुधरे, उसके लिए उनके साथ एक्स्ट्रा जो क्लासेस चलाने होते हैं वो काम हम अभी कर रहे हैं। हमारे पास करीब 1,500 से 2,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनके जीवन में जिनको हम हिंसा मुक्त कर पाए हैं, जिनके जीवन को क्यों उन्होंने एक कदम उठाया कि नहीं, हमारे साथ जो हो रहा है वो हम नहीं झेलेंगे। वो घर से बाहर आई है और हम उनके साथ हैं, तो लग रहा है कि नहीं, एक ऐसा समाज हम खड़ा कर पाएंगे जहाँ पे महिलाएं भी अधिकार में अपना हिस्सा ले सकती है। सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं। सशक्तिकरण को हम कई भागों में देखते हैं। एक तो वो अपने वजूद को पहचाने। सबसे पहले तो महिला खुद ही समझे कि नहीं, हम भी बराबर के नागरिक हैं और हमारा भी ये जो भी हम कर रहे हैं उस पर पूरा अधिकार है। वो अपने वजूद को पहचाने, और वजूद को पहचानने के बाद उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है या जहाँ लग रहा है कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ पे वो आवाज़ उठाए। जब आवाज़ उठाती है तो जो उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधा कैसे मुहैया हो सकती है, इसके लिए हमारे सपोर्ट सेंटर में हम काम करते हैं। इसमें हम पुलिस के साथ मिल के भी काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमारा एक सेंटर चलता है, जहाँ पे पुलिस के द्वारा भी जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भेजा जाता है। तो उनका एक तो ओवरऑल सशक्तिकरण, उसका कुटुंब रजिस्टर में नाम है कि नहीं है, उसके पास राशन कार्ड है कि नहीं, उसके बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, यहाँ से लेके उसके साथ जो घटनाएं हुई है उसका लिटिगेशन वगैरह भी हम करते हैं। जिनके पास रहने की सुविधा न हो उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे अहम जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ ही अरसे में, मतलब शुरू में लग रहा था कि महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा जो पितृसत्तात्मक ढांचा है वो कहीं हमको ये जगह नहीं देता कि हम उनको भी बराबरी का मौका दें। पर आज हमको खुशी हो रही है कि इतने सालों के हमारे प्रयास के बाद, सिर्फ हमारे ही प्रयास नहीं कहूँगी, वो महिलाओं का जो जज्बा है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, उसके चलते आज वही महिला जो बोलने के उसकी हिम्मत नहीं थी, गांव में कोई भी उनके साथ आए दिन मारपीट करता था, वो महिला जाके खुद दूसरी महिलाओं को सपोर्ट कर रही है। उनके साथ जब अत्याचार होता है तो वही महिला खड़ी हो जाती है और नहीं होने दे रही है उनके साथ ज्यादती। तो ये हमारे लिए एक बहुत संतुष्टि का विषय है, और यही हमारी उम्मीद को आगे बढ़ाता है कि नहीं, जो काम हम कर रहे हैं अगर इसी तरह से डट के करते रहेंगे तो वो दिन बहुत दूर नहीं, जब एटलीस्ट आसपास के इलाकों में तो हम एक ऐसा समाज खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे महिलाएं भी अपना भागीदारी कर रही है और उनके जीवन में हिंसा नहीं है। हाँ, चलिए फिर शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6। एक दिन घर के साथ साथ विश्वास पूरा है, विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। देख लीजिए हम गाना कर रहे हैं। मन में है विश्वास।
लीला शर्मा है। मैं यहाँ पे काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मारपीट होता है, उन पीड़ित महिलाओं की मैं मदद करती हूँ। उनकी काउंसलिंग करके उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करती हूँ। वो जिस प्रकार से अपनी सहायता मांगती हैं, कानूनी सलाह मशवरा, उनको मैं पूरी मदद करती हूँ और उनको विशेष रूप से उनको आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती हूँ, ताकि वो आत्मनिर्भर बन के अपने पैरों पर खड़ी होकर और मेहनत से अपने जीवन में संघर्ष को छोड़कर अपना सुखी जीवन जिए। और उनकी मदद करना ही मेरा लक्ष्य है कि मैं यहाँ पे संस्था पे उन महिलाओं की पूरी मदद कर सकूं, कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाना ही हमारा मेन उद्देश्य और मकसद है। मैं यहाँ पे 2007 से काम कर रही हूँ। यहाँ पे प्रतिदिन 4-5 कभी कभी 8-10 महिलाएं भी आ जाती हैं, कभी कभी 2-3 महिलाएं आ जाती हैं। मैं कई हज़ार महिलाओं को अब तक उनकी मदद कर चुकी हूँ। उनको कानूनी से मदद करके उनको कानूनी सहायता दिलाकर और उनको रोजगार से जोड़कर उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मैंने प्रयास किया है। अब तक काफ़ी महिलाएं यहाँ से सहारा पाकर और अपने जीवन में पुनः दोबारा लौटकर अच्छी सुखी जीवन जी रही हैं। और आगे भी मेरा प्रयास है कि मैं आने वाले समय में जितने भी महिलाएं आएंगी उनको मतलब इस तरीके का मदद करने के लिए मैं पूरी प्रयास और अच्छे ढंग से करना चाहती हूँ। मेरा नाम उषा गोड़ है और मैं इसी जोकहरा गांव की हूँ। और मेरा पति पहले बहुत दारू शराब पीते करते थे और घर में लड़ाई करते थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जीऊँगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया। तो मैंने लाइब्रेरी पे आए तो मैडम जी सर लोग का हमको मदद मिली और यहाँ से कानूनी कार्रवाई भी हुआ और इसी से हमारा हिम्मत आगे के बढ़ती गई, हमको साहस मिलता गया। तो हमने बहुत संघर्ष किया। तो इस समय हम अपने बच्चों को सही ढंग से यहाँ नौकरी भी करते हैं, 4 पैसा पाते भी हैं और अच्छे से अपने बच्चों को मैंने पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, अभी तक ले वो पढ़ रही है। नहीं तो आज के ज़माने में हम लोग के समाज में 14-15 साल की लड़कियां हो जाती हैं तो उन लोगों का शादी कर दिया जाता है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि जो चीज़ हमने झेल चुकी है और झेल रही है वो चीज़ हमारे बच्चों को न झेलना पड़े, इसलिए हम बहुत संघर्ष करते हैं कि हम अपने अच्छे से अपने पैर पर खड़ा हो जाऊं और अपने अच्छे से अपना घर और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। मेरा नाम भारत भारद्वाज है, ओरिजिनल नाम मेरा युगल किशोर सिन्हा था। इस पुस्तकालय पे आने के पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देश के लगभग 20 जो बड़े पुस्तकालय हैं मेरे देखे हुए थे। निराला रत्नावली यहाँ है, उसके संपादन मेरे ब्रदर ने किया। उस दौरान 1.5 महीने में नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में रहा। निराला की रचनाओं को संकलित करने के क्रम में मुझे कुमार आर सभा पुस्तकालय जाना पड़ा, हावड़ा में सलकिया पुस्तकालय जाना पड़ा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में जाना पड़ा। दिल्ली की तमाम पुस्तकालय जो है, चाहे तिनमुर्सी का पुस्तकालय हो या मारवाड़ी पुस्तकालय हो या हरदयाल पुस्तकालय हो, जेएनयू का पुस्तकालय हो, ज़्यादातर पुस्तकालय मैंने देखे हैं। दिल्ली के बाहर के बीकानेर के पुस्तकालय में मैं गया हूँ और बहुत सारे पुस्तकालय में मैंने देखा। तो पुस्तकालय देखिए एक तरह से आँख खोने वाली चीज़ है। पुस्तकालय बंद, यानी कि आंखें बंद है समाज के प्रति, देश के प्रति, उनमें एक नई चेतना पुस्तकालय स्थापित करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पुस्तकालय से जुड़ा तो मैं बाद में, लेकिन मुझे अब मालूम है कि इस पुस्तकालय की स्थापना 1993 में हुई थी और संस्थापक विभूतिनारायण राय जी से मेरी जब बात हुई, 2 बातें उन्होंने कही। तब ये आईजी थे बीएसएफ में और एक बार एक गाँव है, तो गांव में सुबह उठने पर उन्होंने कहा कि अखबार चाहिए, तो गांव वाले कहा कि यहाँ अखबार नहीं आता है। एक छोटी सी बात ने इनके भीतर यह चेतना पैदा की कि यह पूरा समाज है। और आप जानिए कि आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा इतिहास है। कम से कम 1 दर्जन, कल ही मेरी चर्चा हो रही थी, 1 दर्जन हिंदी के विद्वान इस आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। और अब देखिए कि यहाँ से अखबार भी आ रहा है, सारे अखबार आप देख रहे हैं। तो एक
चेतना, जो सांस्कृतिक चेतना जगाने का काम है, वह इस पुस्तकालय ने किया। पुस्तकालय की स्थापना हुई, पुस्तकालय के पास अपना बिल्डिंग नहीं था, गांव के किसी के घर या दालान वगैरह में पुस्तकालय हुई। धीरे धीरे इसका फैलाव शुरू हुआ और पुराने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें ऊपर 3 कमरे हैं, उसका एक बड़ा हॉल हुआ करता था और उसी बड़ा हॉल के इर्द गिर्द दीवारों के सहारे अलमारी हुआ करती थी। तब पुस्तकें कम थी, पत्रिकाएं भी कम थी। मेरा जुड़ाव कई कारणों से हुआ। विभूति जी से परिचय संभवतः मैं समझता हूँ कि 98-99 में मेरा परिचय हुआ और तब से मैं इस पुस्तकालय को आने जाने लगा। चूँकि मेरे पास कुछ ऐसा काम मैं कर रहा हूँ हिंदी साहित्य में कि किताबों की भरमार, पत्रिकाओं की भरमार रहती है। 10-15 बार मैं आ चुका हूँ यहाँ, तो मेरे में कई ख्याल आए। मैंने एक रोज़ विभूति से कहा कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो उन्होंने कहा लाइब्रेरी को दे दीजिए। उसके बाद से शुरू में मैं खुद किताब ढोकर लाता था दिल्ली से। उसके बाद सुधीर शर्मा जो यहाँ, जिनको गोवा सेंट्रल जेल से विभूति जी के प्रश्न से यहाँ आए और पुस्तकाध्यक्ष बने, वो भी जाके कई बार आए हैं। अभी भी 2 पैकेट रखा हुआ था। तो मैंने एक देखा कि अभी भी मैं देख रहा था कि पुस्तकालय की 2 बड़ी उपलब्धियां हैं। एक दूर कस्बे, एक छोटे से गांव में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई और पुस्तकालय के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, इर्द गिर्द के लोगों को पता है। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य के कम से कम 50 महत्वपूर्ण साहित्यकार यहाँ आ चुके हैं। राज्यपाल थे यूपी के, पंडित विष्णुकांत शास्त्री भी आए, डॉक्टर नामवर सिंह आए, शिलाल शुक्ल भी आए, त्रिलोचन यहाँ आए, विजय नारायण सिंह यहाँ आए, राजेंद्र कुमार यहाँ आए, बहुत सारे। आप समझिए कि शायद यहीं 2-4-5 आदमी बचा है जो नहीं आए हैं। दूसरी चीज़ है, कोई ये इस बात की कल्पना कर सकता है कि आजमगढ़ के इस सुदूर गांव में या अपने देश के सुदूर पूर्वांचल में कोई ऐसा पुस्तकालय भी है जहां हिंदी साहित्य की तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकें मिल सके। कम से कम यहाँ 40-50 रत्नावलियाँ हैं, ग्रंथावलियाँ, रत्नावलियाँ, सारे लेखकों की ग्रंथावलियाँ। पुस्तकालय में तो बहुत है, लेकिन बड़ा सिलेक्टिव ढंग से। और विभूति जी के कारण, सौजन्य या इनके संपर्क के कारण, हिंदी के दर्जनों विद्वानों ने अपनी लाइब्रेरी किताबें दी है इसमें। इलाहाबाद से, जहाँ तहाँ से किताबें मतलब यहाँ आती रही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता था, आपने महत्व के बारे में पढ़ा कि इसका महत्व क्या है। अभी उजागर ठीक से नहीं हुआ हो इसका महत्व, लेकिन एक वक्त आएगा देश के, हिंदी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि अब बहुत रेयर चीज़ है। पुस्तकालय के साथ एक बहुत बड़ा जो काम इन्होंने किया वह है लघु पत्रिका केंद्र का। लघु पत्रिका आंदोलन से मैं जुड़ा रहा हूँ और हिंदी की कम से कम 100-150 लघु पत्रिकाएँ मैं देख चुका हूँ। शायद भारतेंदु युग से मैं कह रहा हूँ, भारतेंदु युग से लेकर के आज तक 2016 तक शायद 3-4 पत्रिकाएँ हैं जो अब तक मैं नहीं देख सका। लेकिन यहाँ जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे देश का सबसे बड़ा लघु पत्रिका केंद्र यही है। कोई भी किसी भी पत्रिका का नाम लीजिए, महत्वपूर्ण पत्रिका का, लघु पत्रिका का, जो यहाँ नहीं है। यहाँ हंस भी है, यहाँ पहल भी है, यहाँ बागर्स भी है, यहाँ ज्ञानोदय भी है, वर्तमान साहित्य भी है और पूरा का पूरा आलोचना भी है। क्यों है, जो एक पुरानी पत्रिका बहुत पहले 66-67 में निकली थी राजस्थान से, वह भी अभी अंक मैंने देखा है। तो धीरे धीरे इस पुस्तकालय का महत्व उजागर हुआ। लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा, विश्वविद्यालय के छात्र, एमफिल करने वाले, पीएचडी करने वाले, बहुत सारे लोग आते हैं। अभी जैसा सुधीर ने मुझे पत्र में लिखा, बहुत सारे लोग ये आते हैं और धीरे धीरे इस पुस्तकालय का महत्व लोगों को पता चलेगा। अंत में इस संबंध में, आपके सवाल के संबंध में अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि वक्त आने के साथ साथ इस पुस्तकालय का महत्व बढ़ता जाएगा और अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। मैंने विभूति जी से कहा था कि इस पुस्तकालय की रजत जयंती पर मैं इसका इतिहास लिखूंगा और इतिहास लिखने की तैयारी के क्रम में मैं आया हूँ कि ये पुस्तकालय क्यों और इस पुस्तकालय का महत्व क्या है। तो मैं इसकी परिकल्पना, इस पुस्तकालय की एक्सक्लूसिवली ये विभूति जी कल्पना, ये कल्पना कर सकता है कि
आजमगढ़ ज़िले के जोकहरा जैसे सुदूर पूर्वांचल के सुदूर गांवों में इतनी गोष्ठियाँ हुई है, कम से कम 100-150 गोष्ठियाँ तो हुई हैं यहाँ। और साहित्य के गंभीर सवालों पर, प्रतिरोध पर हो, कहानी पर हो, आलोचना पर हो, उपन्यास पर हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म शताब्दी पर हो, या और भी है जो कटिंग की पूरी फाइल ही है, उसमें गोष्ठियों का विवरण, उससे मुझे ये लेना है। इस तरह इस पुस्तकालय का महत्व धीरे 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 फैलेगा और पुस्तकालय प्रकाश फैलाता है और उस प्रकाश के चकाचौंध नहीं हमें आगे जाने की दृष्टि मिलती है। मैं हरि मंदिर पांडे, रहने वाला निज़ामाबाद तहसील आजमगढ़ ज़िले का, ग्राम परसहा है। और जब से इस गांव में लाइब्रेरी की बुनियाद पड़ी तब से मैं इस लाइब्रेरी से जुटा हुआ हूं। और मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेखक, कवि, कलाकार, साहित्यकार नहीं हूं, लेकिन कैफी साहब के साथ रहने के नाते मैं कैफी आज़मी के मिजवा गांव की लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूं। महापंडित राहुल सांकीर्तन के ननिहाल पंदहा है, वहाँ जो कुछ भी छोटी लाइब्रेरी है उसमें अधिकांश साहित्य मेरे दिए हुए हैं और बहुत से साहित्य उस लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा संबंध शिवली एकेडमी की विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी शिवली एकेडमी से भी है। मेरा संबंध राजकीय पुस्तकालय गवर्नमेंट राहुल सांकीर्तन राजकीय पुस्तकालय आजमगढ़ से भी है। और उसमें सबसे अधिक समय, संबंध और उपयोग श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा का है, जहां रचनात्मक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, साहित्यिक काम देश स्तर पे होता है। इसलिए जितनी गोष्ठियां, जितने कार्यक्रम, जितने इस तरह के सांस्कृतिक होते हैं, मैं शारीरिक रूप से, मन से, तन से हमेशा यहाँ जुटा हुआ हूँ। राय साहब जब भी आते हैं उनके साथ रहता, ये लिखने पढ़ने का, लिख तो पाता नहीं, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, किताबों का महत्व समझ रहा हूँ। और राय साहब वगैरह जो बताते हैं, कहते हैं साहित्य, उसको मैं अपने जीवन में स्वयं उतार करके और समाज में, आज इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा काम यह है कि अंधविश्वास का विरोध किया जाए, सांप्रदायिकता का विरोध किया जाए। ये ज्ञान किताबें ही में होता है, किताबें ही दे सकती है, वरना अंधविश्वास पर भी किताबें हैं, सांप्रदायिकता पर किताबें हैं, तमाम पुरानी रीति रिवाज को कायम रखने पर बहुत सारे साहित्य हैं। उन साहित्यों का, अनुपयोगी साहित्यों का जगह, उनका स्थान लेने के लिए ये श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा में जो तमाम हज़ारों हज़ार पुस्तकें हैं, 50,000 पुस्तकें हैं, पत्रिकाएँ हैं, ये पत्रिकाएं, ये पुस्तकें मनुष्य को मनुष्य बनाने की किताबें यहाँ पे हैं। हमारी समझ से विद्वान की भाषा, परिभाषा तो अलग होती है। विद्वान वो होता है जो तर्क के आधार पर जीता है। विद्वान वो नहीं है जो पुरातन हजारों साल की कही कहाई बातों पर जीता हो, उसको तो हम विद्वान मानते नहीं। बुद्धिजीवी वो होता है जो बुद्ध के बल पर तर्क करके जिंदा हो। हाथ में हम रक्षा बांधें कि न बांधें, इसका क्या फर्क, उपयोग होना, इसका क्या फ़ायदा नुकसान है। अगर ये तर्क नहीं कोई करता पढ़ा लिखा आदमी, तो हम नहीं समझते कि वो बुद्धिजीवी है और तर्कशील आदमी है। और ये सारा ज्ञान इसी लाइब्रेरी से हो सकता है। प्रेमचंद, राहुल सांकीर्तन, कैफी आज़मी, ये सारे लोग जो देश के बड़े विद्वान गुजरे हैं, मैं जिस तरह के विद्वान की बात कर रहा हूँ उस तरह के विद्वानों के साथ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सन 70 के बाद उर्दू हिंदी के जितने बड़े विद्वान जीवित थे, कह सकता हूँ कि मेरे जैसा छोटा आदमी इन सब के साथ उठने बैठने का, संघर्ष में रहने का मौका मिला है। ये सारा ज्ञान इसी लाइब्रेरी से हुआ। और बताया कि आजमगढ़ की इन 3-4 बड़ी लाइब्रेरियों से मेरा जिंदा संपर्क है। सदस्य हूँ, सदस्य बनाता हूँ। किताब को ये कहता हूँ कि किताबें हथियार हैं। वो किताबें जो राजे रजवाड़े, पूंजीपति, साम्राज्यवाद, मुनाफाखोर, किताबों के में ही तो साइंस है, कि किताबों में ही तो फार्मूला है जो हथियार तैयार करती हैं। उन हथियारों को न बनाया जाए, नष्ट किया जाए, दुनिया में शांति हो, ये किताबें ही बताती हैं। ये भी किताबें हैं। तो हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें पुस्तक चाहिए, हमें दुनिया में शांति चाहिए। शांति
कायम करने के लिए, रोजी रोटी की समस्या हल करने के लिए, हिंदू मुस्लिम की मेल मिलत कायम करने के लिए जो पुस्तकें हमारे जीवन में उपयोगी हो, काम हो, उन्हीं पुस्तकों के साथ मैं इस लाइब्रेरी से जुड़ा हूँ। धन्यवाद। मैं गरिमा राय ये जो कैरा से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं जब 4th 5th स्टैंडर्ड में थी तब से यहाँ पे आ रही हूँ लाइब्रेरी में और 2004-2006 से आ रही हूँ। और यहाँ पे आने पे पहले हम लोग आते थे, छोटे थे तो बुक मैगजीन्स वगैरह ढूंढते थे, ये बाल पत्रिकाएं ढूंढते रहते थे, बाल हंस, नन्हे सम्राट, ये सारी। तो सुधीर अंकल ढूंढ के हम लोग को देते थे सारी बुक्स। और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ आने लगे, बुक्स में इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये प्रेमचंद के नॉवेल्स और बाकी सारी बुक्स धीरे धीरे वो देते थे और जितना हम लोग पढ़ते गए इंटरेस्ट इसमें बढ़ता गया। फिर पढ़ते रहे और यहाँ आते रहे, काफ़ी नॉलेज हुई यहाँ पे और भी सारी सुविधाएं हैं। हम लोग आते रहते थे, पढ़ते रहते थे। और वैसे तो मैं अभी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चली गई तो वहाँ से MSc फाइनल ईयर है मेरा जूलॉजी से इलाहाबाद, लेकिन फिर भी वहाँ से आने के बाद यहाँ आते रहते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सेमिनार्स, गोष्ठियाँ होती रहती हैं। तो पहले यहाँ गांव पे होना तो बहुत बड़ी बात है, बाहर तो होते ही रहते हैं लेकिन यहाँ पे ये सब होना बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए। पहले सुधीर शर्मा अंकल जो है वो जाते थे घर पे, सबको बुलाते थे गोष्ठियों के लिए, सेमिनार्स के लिए। यहाँ की औरतें घर से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, घूंघट निकालती थी। यहाँ भी आती थी तो वो पीछे बैठती थी, घूंघट, बड़े बड़े घूंघट निकाल के, और काफ़ी डरी सहमी सी आती थी, बैठती थी। उनको कुछ शायद समझ में भी नहीं आता था, बैठती थी और चली जाती थी। ऐसा 2-3 बार हुआ। धीरे धीरे करके उनमें बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सब डेवलप हुआ और काफ़ी आती रही। वो ऐसे होती रही जैसे सिटीज़ की महिलाएं काफ़ी सेल्फ डिपेंड होती हैं, वो खुद हो गई है अभी। और बहुत सारी गांव की ये वोमेंस है जो सेल्फ डिपेंड हो गई हैं, सिटीज़ की तरह रह रही है और बात करती हैं, वैसे बात करने का तरीका सब कुछ उनका डेवलप हुआ है। और अगर देखा भी जा सकता है, अभी वो भी लाइब्रेरी पे आती हैं और बुक्स वगैरह पढ़ती हैं, उनको भी टाइम, घर से टाइम निकालती हैं वो, और अभी लोगों से मिलती हैं, बातें करती हैं, काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। मेरा नाम दीपमाला है, दीक्षा, तरुड़ाई का ताराना, और मैं उन बुकों को पढ़ी और उससे मुझे मतलब इस समाज के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और फिर मैं यहाँ इस पुस्तकालय में आने जाने लगी और बराबर मैं यहाँ आती जाती हूँ, अपनी पसंद की पुस्तकें लेकर जाती हूँ। मैं डॉक्टर कुलभूषण मौर्य, राजकीय इंटर कॉलेज जोकारा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। 2011 में मेरी नियुक्ति हुई जोकारा में, तो तब मैं इस लाइब्रेरी के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD करते हुए, तो मैं यहाँ आने लगा। और जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि इस सुदूर गांव में जो आजमगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ पर की शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था नहीं है, ऐसी लाइब्रेरी देख करके मैं गदगद हो गया। क्योंकि मैं जुड़ाव मेरा रहा है साहित्य से, हिंदी साहित्य से, और हिंदी साहित्य की किताबें यहाँ पर देख करके मुझे अवसर मिला लिखने पढ़ने का। तो जो मेरी कमी थी कि मैं इतनी दूर वहाँ से इलाहाबाद से आया था और मेरी जो किताबें भरपूर मात्रा मुझे नहीं मिल पाती थी, वह कमी दूर हुई। यहाँ से मैंने बहुत सारी किताबें, कबीर ग्रंथावली पर मैंने ले जा कर के उसको कुछ काम किया है और प्रेमचंद पे लेख लिखा है। इस समय मैं एक जिंदा मुहावरे पर लेख लिखना है, उसके संबंध में मैं लाइब्रेरी में कई बार आ चुका हूँ। तो एक लेख के संबंध में और एक पाठक के रूप में मुझे किताबें यहाँ से मिलती रहती हैं, जो कि मेरी ज्ञान की पिपासा है उसको पूरा करने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो इस तरह से मैं लगातार यहाँ पर आता रहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सर, मेरा नाम अवधेश वर्मा है और मैं ये पास की बाज़ार कांगभर का रहने वाला हूँ। आज के करीब 10 साल पहले जो ये मेरा जुड़ा हुआ इस मतलब लाइब्रेरी से और जिनकी वजह से हुआ, ये सुधीर शर्मा जी सर। एक बार मैं आया था यहाँ पर उनसे मिलने के लिए और उनकी वजह से मेरा जो है यहाँ पे आना जाना हुआ लाइब्रेरी पे। और सर, किताबों के प्रति मुझे पहले तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनके साथ मेरे संबंध प्रगाढ़ होते गए, मैं लाइब्रेरी पे हमेशा मतलब जो आता गया। मेरी 2 बेटियां जो बड़ी, एक जो बैंकिंग की तैयारी कर रही है, हालांकि उससे भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है इस लाइब्रेरी की वजह से जो है, और एक मेरी उससे छोटी बेटी जो इस समय टाटा मोटर में एज ए ट्रेनिंग के रूप में है।
उसका भी मतलब आना जाना रहा है। यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता वगैरह जो होती रहती है उसमें दोनों बच्चे मतलब भाग लेते रहते हैं। और ये जो राय साहब ने जो एक प्रयास किया है बहुत ही बेटर और बहुत ही सुंदर प्रयास किया है, चूँकि एक रूरल एरिया में एक इतनी मतलब लाइब्रेरी के स्थापना की, इतनी सारी बुक का जो है मतलब जो संग्रह है यहाँ पे, वो फ़िलहाल हमें अच्छे शहरों में भी देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से जो है इस टाइप की जो सुविधाएं मिली हैं, जो उन्होंने अपने ज्ञान को मतलब अर्जित किया है, बढ़ाया है, कंपटीशन की तैयारी की, उनको बीट किया है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। शेषनाथ राय हमारा नाम है। राय साहब इसी गांव के रहने वाले थे। हाँ, भी पहले भी जाते जाते थे और आज भी जाते जाते हैं। यहाँ की स्थितियों को देख करके राय साहब ने ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए यहाँ पर कि ताकि समाज का उत्थान हो। तो उसमें विस्तृत विचार करते करते ये हुआ कि एक पुस्तकालय की स्थापना हो जिसमें लोगों का विकास होगा। जो सामाजिकता पिछड़ा हुआ है, जो वर्ग संघर्ष यहाँ पर चलता है, सवर्ण का, बैकवर्ड का, हरिजनों का, कि ताकि उसका जो है खाई पाटी जाए, इसके लिए सोच करके और लोगों का शिक्षा के मामले में आगे लोग बढ़ेंगे, विकास होगा। और इसके बाद अपना धीरे धीरे ये चलते रहा। तमाम गोष्ठियाँ होती रही, साल में हमेशा ही गोष्ठियाँ राय साहब कराते गए। तो अब इसका अनुभव धीरे धीरे ऐसा हुआ, काफ़ी लोगों का रुझान भी हुआ, महिला हिंसा भी चली, जुआ जुवतियों का चला, और गोष्ठियों से लोगों का जो क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते थे उससे सबक लेकर के जो गए, तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा विचार का परिवर्तन हुआ। जो स्थिति पहले थी वो स्थिति आज के परिदृश्य में नहीं है। आज स्थिति यहाँ पर यह है कि लोगों का संपर्क, जातिवाद तो आज भी है, लेकिन जिस तरह से अहंकार पहले था वो अहंकार आपस में बहुत कम हुआ। और ज़मीनी स्तर पर देखने को भी लगता है कि यहाँ पर न किसी प्रकार का किसी के अंदर संघर्ष है, आपसी न कोई मनमुटाव है। यहाँ पर उस चीज़ को मिटाया गया पुस्तकालय के द्वारा।